हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग फाइन। मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आपके वीएलडब्ल्यू सिलेबस में है और उसके अलावा रीजनिंग का सिलेबस एनालिसिस करूंगा कि आपको क्या पढ़ना है, एग्जैक्ट इस सिलेबस का मतलब क्या है, एग्जैक्ट क्या चीजें आपको पढ़नी है। क्योंकि जेकेएसबी ने कुछ सिलेबस हमारे लिए ऐसा फ्रेम किया है तो ये दिखने में बहुत ज्यादा लगता है। अभी कितना ज्यादा है? क्या 10th के एनसीईआरटी बुक्स, क्या 10th का कंटेंट, क्या 10th स्टैंडर्ड के बुक्स, 9th स्टैंडर्ड के बुक्स सफिशिएंट रहेंगे इस एग्जाम के लिए? क्या आपको अगर पढ़ना है तो कहां से पढ़ना है? सेल्फ स्टडी से आप निकाल सकते हो एग्जाम को, या अगर आप मुझसे पढ़ते हो वो दीगर सवाल है तो क्या करना होगा, ठीक? या फिर आपको किन सोर्स से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या चीजें पढ़नी है, एक भी पॉइंट आपको इस वीडियो में स्किप नहीं करना है। आराम से देखो। अगर आपको अभी जल्द है तो देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सब्र के साथ, आराम के साथ एक एक पॉइंट को देखो। आई एम श्योर अगर आपको बाकी पोर्शंस अच्छे हैं, जीके है, कंप्यूटर है, इंग्लिश आपका ठीक ठाक है, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगा। गाइस, अपने एक्सपीरियंस से कहता हूं, और आप सब लोगों को जो भी मुझे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैं एक्चुअल एसएससी फील्ड से वाबस्ता हूं। बस अपनी किस्मत की वजह से मैं फंस गया एक बार जेके एसएसबी फील्ड में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं निकल गया यहां से। अब आगे मैं कोई फॉर्म अप्लाई नहीं करने वाला। ओके, तो अब आप इस वीडियो को देखना, आपकी हेल्प डेफिनेटली होगी, 100% होगी, ठीक? एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करो। जैसे कि आपके सिलेबस में गिवन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, या जिसको हम कहते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। अब कुछ एजुकेटर्स आते हैं, आपको बोलते हैं 9th एंड 10th स्टैंडर्ड की बुक्स है, एनसीईआरटी बेस्ड है, आप एनसीईआरटी पढ़ो, एग्जाम निकालो। गलत बोलते, 100% गलत बोलते। अगर किसी चैनल के 1 करोड़ सब्सक्राइबर भी है तो आपको वो ऐसा बोलता है तो मैं उसको कह रहा हूं वो गलत बोलता। आई डोंट केयर जो भी हो, ठीक? वो आपको गलत मिसलीड करता है, ठीक? तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का और आपके एकेडमिक्स का एग्जाम का दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है। हां, आपने एकेडमिक्स में मैथमेटिक्स पढ़ा है, उससे आपको थोड़ी सी एज मिल सकती है। जहां पे एक नॉर्मल स्टूडेंट 30 डेज में कोई चीज कवर करेगा, वहीं पे वो एकेडमिक्स वाला 20 डेज में इसी चीज को कंप्लीट करेगा। लेकिन आपका एकेडमिक मैथमेटिक्स अच्छा होने की वजह से आप इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 100% स्कोर करोगे, इसकी 0% गारंटी है। ओके गाइस, अच्छा, हमारे सोशल मीडियाज पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टेलीग्राम पर, जहां पे देखो हल्ला मचा हुआ है। ये एज है मैथमेटिक्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कोई एज नहीं है, किसी के पास भी कोई एज नहीं है, ठीक? अगर कोई दावा करता है कि मैंने पीएचडी करी है मैथमेटिक्स में, पीएचडी करी है उसने मैथमेटिक्स में, तो मैं इसमें 100% स्कोर कर सकता हूं, ठीक? तो मुझसे वो जरूर कांटेक्ट करे। जिस चैप्टर से चाहे, जो चैप्टर पे उसको कमांड होगी उसी चैप्टर से मैं क्वेश्चन दे दूंगा, फिर मुझे सॉल्व करके दिखाना, ठीक? तो आप बोलोगे सर कुछ एरोगेंट हो रहे हैं आज। नहीं, बल्कि मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है कि किस तरीके से बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं ये लोग अपना पैसा बनाने के लिए। और कुछ लोग इतने सेल्फिश हुए हैं, वो चाहते हैं कि हमारा आर्टिस्ट ही सारा सिलेबस हो, 100% मार्क्स उसी से हो तो हम कंपीट करेंगे। लेकिन बहरहाल वो उसके बाद भी कंपीट नहीं करते बाद में, ठीक? तो आपको मिसगाइड होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे किसी को भी कोई एज नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मतलब मैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हूँ, स्टैट्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे थोड़ा सा कम टाइम लगेगा इस चीज को समझने में, कंप्लीट करने में। बाकी आपको ट्रेडिशनल तरीकों से ये मैथ्स नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी के लिए अगर आपके पास टाइम है, आप पढ़ना चाहते हो, आप इंटरेस्टेड हो तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो कोई मसला नहीं, फिर भी आप 100% स्कोर करके आ सकते हो। लेकिन कैसे, तो वो मैं बताऊंगा। लेकिन इससे पहले वीडियो को एक लाइक ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, जैसे कि आपको पता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है अर्थमेटिक, एक होता है एडवांस। अब आपको मैं बताऊंगा कि क्या करना है आपको। गाइस, अर्थमेटिक में सबसे पहले 4 चैप्टर्स खत्म करो। बेसिक नंबर सिस्टम हमारे पास गिवन है, परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। वेट, क्या हुआ?
तो इन 4 चैप्टर्स को जब आप समझोगे, किसको, बेसिक नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, तो सारा खेल ही अर्थमेटिक का खत्म हो जाएगा। तो गाइज कैसे हो जाएगा, आप सोचते होंगे जो फ्रेशर्स है, बिगनर्स है, जिन्होंने ऐसे एग्जाम्स नहीं दिए हैं, बोले सर क्या मजाक कर रहा है, फिर यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत क्या थी, ये क्या थी, ये क्या थी, फिर मतलब टाइम एंड वर्क को भी परसेंटेज ही लिखना था, रेशियो प्रोपोर्शन ही लिखना था, तो नाम क्यों अलग है? नाम इसलिए अलग है गाइज, दिस इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जब आप परसेंटेज पढ़ोगे, जब आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ोगे, जब आप मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ोगे, तो इन 3 चैप्टर्स का, इन 3 कंसेप्ट्स का पूरा एप्लीकेशन सारा यूज होता है हमारे इन कंसेप्ट्स में, इन सब टॉपिक्स में। ठीक, तो यानी कि हम कह सकते हैं अगर आपको परसेंटेज पे अच्छी कमांड है, रेशियो प्रोपोर्शन ठीक ठाक आपको समझ आता है, यूज करना आता है, लगाना आता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये मिक्सचर एक अलग कंसेप्ट, अलग टॉपिक है, और एलिगेशन अलग कंसेप्ट है। एलिगेशन का मतलब एक्चुअल में एवरेज है। ठीक है, तो ये आपको है अर्थमेटिक का सिलेबस, वहां पे फालतू में ज्यादा लंबा दिखाया गया है, इतना ही है, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक, तो लेकिन अगर आपको कोई बोलता है आप 8th की बुक पढ़ो, 7th की बुक पढ़ो, वहीं से क्वेश्चन आएगा, वहीं से कंसेप्ट है, 10,000 फार्मूला करो, तो वो आपको मिसलीड कर रहा है। ठीक, वो आपको मिसगाइड कर रहा है, वैसा कुछ नहीं होने वाला है, एग्जाम में आप डेफिनेटली फंस जाओगे। ठीक, तो चलो उसके बाद एडवांस का पार्ट जो है हमारे पास, ये थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू दिस अर्थमेटिक वाला पार्ट। ठीक, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एडवांस वाला पार्ट है, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो कि अर्थमेटिक वाला पार्ट जो है, आप विदाउट फॉर्मूला, आपके लॉजिक्स एंड कॉमन सेंस, मैं क्या कहता हूं हर एक लेक्चर पढ़ाने से पहले, आपकी बेसिक कैलकुलेशन यानी कि प्लस माइनस, ठीक, आपका लॉजिक एंड आपका कॉमन सेंस। लॉजिक तो खैर मैं दिखाता हूं, ठीक है, ये 2 चीजें, बेसिक एंड कॉमन सेंस। अगर आपका अच्छा है, बेसिक एंड कॉमन सेंस बार बार अगर आपका अच्छा है, तो मैं आपको गाइड करता हूं, लॉजिक, कंसेप्ट, ट्रिक विक सब कुछ आप सीखते हो, और आप विद इन सेकेंड्स इस अर्थमेटिक के साथ डील कर सकते हो, करते हो। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें एडवांस की, तो इसमें सारा का सारा फार्मूला बेसिक तो नहीं होता है, लॉजिक से, कंसेप्ट से, ट्रिक्स से। ठीक है, लॉजिक इज, कंसेप्ट ट्रिक इज, ऑप्शन एलिमिनेशन, कॉमन सेंस, बाकी चीजें तो यूज होती ही है, लेकिन इसमें कुछ कंसेप्ट्स ऐसे हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको फॉर्मूला का यूज करना ही करना है। लेकिन बाद में वही मसला है, फॉर्मूला अगर हमारे पास बुक्स पे है, एनसीईआरटीज पे, तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और एनसीईआरटी बुक सफिशिएंट नहीं रहती है, एनसीईआरटी बुक सफिशिएंट नहीं रहती है इन टॉपिक्स के लिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा ना कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या सिलेबस हमारे पास गिवन है, और 10th की बुक में वो सिलेबस मौजूद सारा है कि नहीं है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसी तरह मेंस्ट्रुएशन बताऊंगा, ज्योमेट्री बताऊंगा, एंड दिस बेसिक अलजेब्रा भी बताऊंगा। ठीक, तो आपकी इसमें होनी चाहिए कैलकुलेशन। अगर आपकी ज़्यादा कैलकुलेशन फास्ट भी नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हाँ, आपका लॉजिक अच्छा होना चाहिए, आपका कॉमन सेंस ठीक ठाक होना चाहिए, और आप जिससे भी पढ़ते हो गाइस, मैं आपको मिसलीड नहीं करूँगा, आप मेरी चैनल पे रहो या ना रहो, आई रियली डोंट केयर अबाउट दैट, बट मैं इतना कहना चाहूँगा, आप जिससे भी ये मैथमेटिक्स पढ़ो वो कॉम्पिटिटिव फील्ड का होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फील्ड का होना चाहिए, एसएससी स्पेशली मैं कहूँगा वो एसएससी फील्ड का होना चाहिए। आपको कोई बोलता है मैं बैंकिंग एग्जाम्स देख के आया हूँ, तो वहां पे ये सब तो होता है, लेकिन ये सब नहीं होता है, डीआई थोड़ा सा होता है, मेंसुरेशन थोड़ा सा होता है, ज्योमेट्री कुछ नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्री वहां पे नहीं होता, बेसिक अलजेब्रा वहां पे नहीं होता है। ठीक, बैंकिंग एग्जाम्स में तो आपको अगर पढ़ना है तो एटलीस्ट ऐसे इंसान से पढ़ना है जिसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस किए हो, और जिसने मैथ्स में अच्छा कुछ किया होगा। ठीक है, खैर उसके रिजल्ट्स पे मत जाओ, उसको उस चीज से आप जज मत करो, लेकिन उसकी स्किल्स देखो, वो आपको पढ़ाता क्या है, कैसे पढ़ाता है। ठीक, तो कहने का मतलब है ये जो एडवांस मैथमेटिक्स है ये रिजल्ट बेस्ड होता है। ठीक, और वो रिजल्ट कहां से आते, कैसे आते हैं, एक टीचर को और आपको, स्पेशली आपको मैं कहूँगा, आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो और आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा।
ठीक। अदरवाइज आप कैलकुलेशन में फंस जाओगे, आप सिर्फ घिसे पिटे फॉर्मूलाज ट्रेडिशनल तरीके वहां पे अप्लाई करोगे, कंसेप्ट का आपका पता नहीं होगा, बस आपको फॉर्मूला रटवा दी जाएगी, तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगती है क्वेश्चन में, आप फंस जाओगे, कैलकुलेशन में भी फंस जाओगे और आपसे ये पेपर रह जाएगा बाद में। ठीक, तो बात करेंगे लेवल की। लेवल तो बेसिक ही पूछता है जेके एसएसबी, तो दैट्स वाई इसलिए मैं कहता हूं आपको यू कैन स्कोर 100% इन दिस पोर्शन, मैथमेटिक्स पोर्शन। लेकिन अगर आपको कोई बोलता है 9th 10th की बुक सफिशिएंट है, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है, गलत बात है। ठीक, इसका लेवल 10th से थोड़ा सा अबो है, 10th से अबो, क्योंकि क्वेश्चंस आपको ऐसे ऐसे देखने को मिले। एक बार प्रीवियस ईयर पेपर तो देखो, एक बार एसएससी का पेपर देखो, खैर एसएससी सीजीएल का मत देखो, छोटे एग्जाम का देखो, एमटीएस पेपर देखो, सीएचएसएल पेपर देखो, रेलवे का पेपर देखो, वहां पे क्वांटस से कोई भी क्वेश्चन उठा देखो, क्या वैसा क्वेश्चन 10th की बुक में है कहीं पे? ठीक है, निकलेंगे 5-10 क्वेश्चंस तो आ जाएंगे, लेकिन मेजॉरिटी 80% 90% क्वेश्चंस ऐसे आपको नजर आएंगे जो आपने देखे ही नहीं होंगे लाइफ में, जिसका कंसेप्ट आपको कुछ पता ही नहीं होगा। तो इसीलिए तो मैं कहता हूं मैथ्स वालों को कोई एज ही नहीं है, उनको भी ये पढ़ना है, उनको भी ये सीखना है। ओके, तो आपको भी सीखना है। तो लेकिन ये टफ नहीं है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है, पूरा का पूरा लॉजिकल है। इसीलिए तो इसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हम कहते हैं ना, दिस इज एप्टीट्यूड बेस्ड। आपकी मेंटल थिंकिंग, आपकी मेंटल एबिलिटी, आपका लॉजिकल पावर क्या है, वो यहाँ पे चेक होता है। देखो मैथमेटिक्स को अगर हम थोड़ा अच्छे से डिस्कस करते हैं ना, तो हम कहते हैं एक होता है टेक्निकल मैथमेटिक्स और एक होता है नॉन टेक्निकल मैथमेटिक्स। जो टेक्निकल मैथमेटिक्स होता है वो आप ग्रेजुएशन में देखते हो, आप मास्टर्स में देखते हो, आप 11th 12th में कुछ थोड़ा थोड़ा देखते हो, जैसे कि कैलकुलस हुआ, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, प्रोबेबिलिटी, तो वो हो गया टेक्निकल वाला। ठीक है, ये जो आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है इसको कहते हैं नॉन टेक्निकल मैथ्स, नॉन टेक्निकल मैथ्स। ठीक, तो खैर ये हो गई ये बात। उसके बाद अगर मैं स्ट्रेटजी की बात करूंगा आपको, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है। सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, लॉजिकली समझना है, एक एक कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट इज पावर। अगर आपको डायरेक्ट कोई ट्रिक दिखाता है, बोलता है ट्रिक से आप 5 सेकंड में करोगे, मैं आपको बेट लगा के कहता हूं आप कंसेप्ट सीखो, लॉजिक सीखो, आपको वो ट्रिक भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको वो ट्रिक भी याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी। मतलब जब आप मैथ्स को याद करोगे तो क्या फायदा है? ठीक, मैथ्स याद करने की चीज नहीं होती है, रट्टा मारने की चीज नहीं होती है, क्योंकि आप ABC याद करके जाओगे मैथ्स में तो पता चला वहां पे XYZ पूछा एग्जाम में। ठीक, अब आपने कोई फॉर्मूला याद करी थी, कोई ट्रिक याद करी थी, डायरेक्ट रिजल्ट याद किया था, तो वो यहां पे एप्लीकेबल था ABC में, लेकिन जब उन्होंने XYZ पूछा तो आपको पता चला ये चीज तो यहां पे अप्लाई नहीं हो रही है। आप क्या करें, फंस गए। और जब आप फंस जाते हो, जब आप प्रेशर में आ जाते हो एग्जाम में, तब आप क्या करते हो, जो आपको आते होंगे क्वेश्चन आप वो भी गलत करके आते हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूं आप जब लॉजिकली कंसेप्चुअली मैथमेटिक्स को समझोगे, ठीक, तो आपको A to Z कोई भी क्वेश्चन मिले आप कर सकते हो। ठीक, बात करेंगे अर्थमेटिक्स की। देखो पूरा का पूरा लॉजिकल है एंड कंसेप्चुअल है, आप समझोगे ना, तो फिर एग्जामिनर के पास एक ही रास्ता बचता है आपको गिराने का, वो ये है कि वो ज्यादा कैलकुलेशन रखेगा, क्वेश्चन को ज्यादा कैलकुलेटिव बनाएगा, क्वेश्चन में 2-3 कंसेप्ट्स मर्ज करके देगा आपको। लेकिन ये जेके एसएसबी है, बच्चों वाला पेपर देता है। ठीक है, अगर इसका लेवल 5 है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप लेवल 10 तक पढ़ के जाओ, फिर मैं देखता हूं आपको 100% स्कोर कैसे नहीं आता। ठीक है, लेकिन मैं आपको यह हरगिज सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप किसी एसएससी एग्जाम में घुस जाओ, क्योंकि वहां पे आपको 1 साल लग जाएगा, 1 ईयर तो आपको सिलेबस कंप्लीट करने में लग जाएगा। फिर आप क्या करोगे, रिवाइज कब करोगे, प्रैक्टिस कब करोगे? और ये इंसान का दिमाग है, ये कोई मशीन नहीं है, चीजें इंसान भूल जाता है। ठीक, तो खैर स्ट्रेटजी की बात कर रहे थे हम, तो लॉजिकली आपको समझना है, कंसेप्चुअली आपको कंसेप्ट्स को समझना है। आपको क्या करना है, चाहे आप अर्थमेटिक पढ़ो या एडवांस पढ़ो, अवॉइड फार्मूलाज। आपको कोशिश करनी है कि फार्मूलाज को अवॉइड करना है, ट्रेडिशनल वेज से नहीं जाना है। ठीक, ट्रेडिशनल अप्रोच। देखो
कंसेप्ट जब आपको कोई टीचर सिखाता है या खुद सीखोगे तो वहां पे ट्रेडिशनल अप्रोच से आप सीखते हो, लेकिन मैं कंसेप्चुअल लॉजिक का मतलब क्या है, आप ट्रेडिशनल वे को पढ़ के, एनसीईआरटी को पढ़ के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को बुक पढ़ के यहां से शॉर्टकट निकालते हो, यहां से शॉर्टकट निकालते हो, तो इसीलिए आपको फॉर्मूला की जरूरत बाद में नहीं पड़ती है, इसलिए आप लॉजिक से, ऑप्शन से बाद में क्वेश्चन को उड़ा देते हो। लेकिन मुझे पता है एक स्टूडेंट को जब वो सेल्फ स्टडी करता है, ट्रेडिशनल वेज में पढ़ता है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि मतलब वो इस चीज पे पहुंच जाए। ओके, और आपके पास उतना ज्यादा टाइम भी नहीं है, 2-4 महीने के बाद तो एग्जाम होगा। उसके बाद क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ठीक, सोर्सेस की अगर मैं बात करूंगा, सोर्सेस की अगर मैं बात करूंगा, खैर इस पे मैं लास्ट में आऊंगा, एंड पे हम इस पे बात करेंगे। तो अभी हम देखते हैं रीजनिंग। रीजनिंग का भी आपके पास लंबा चौड़ा सिलेबस गिवन है, लेकिन मोटा मोटा अगर मैं आपको कहूंगा तो हमारे पास है सीरीज, इसमें नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, सीक्वेंस सीरीज, सब कुछ सीरीज, हर एक सीरीज आती है। देन लॉजिकल रीजनिंग है, जैसे कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स, तो वैसे वाले स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, वैसे वाले क्वेश्चंस आपको लॉजिकल रीजनिंग में देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम एनालॉजी देखते हैं, एनालॉजी कहो या एनालॉजी कहो, नंबर एनालॉजी होती है, अल्फाबेट एनालॉजी होती है, वर्ड एनालॉजी होती है, फिगर एनालॉजी होती है। इन शॉर्ट आपको एनालॉजी पढ़नी है। ठीक, देन उसके बाद मेंटल रीजनिंग होती है। मेंटल रीजनिंग तो इसमें फिगर्स पर क्वेश्चन आ सकता है, नंबर्स पर क्वेश्चन आ सकता है, सिंबल पर क्वेश्चन आ सकता है, या वर्ड्स पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसी चीज को वहां पे लंबा करके दिखाया है और आपको डराया गया है। ओके, देन उसके बाद हम मैथमेटिकल रीजनिंग देखते हैं, यानी कि बोर्ड मास का थोड़ा सा कंसेप्ट आपसे पूछा जा सकता है। यानी कि आपको पता होगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, तो आपके पास रीजनिंग में भी एक चैप्टर है ना, तो वहां से वो चैप्टर फॉल होता है मैथमेटिकल रीजनिंग में, या कुछ बोर्ड मास पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो चैप्टर्स फॉल होते हैं हमारे मैथमेटिकल रीजनिंग में। तो सिंबॉलिक ऑपरेशन होता है, जैसे कि आपने देखा होगा क्वेश्चन, सपोज ए मीन्स ए इक्वल टू, ए का मतलब होता है मल्टीप्लाई, बी मीन्स प्लस, सी मीन्स डिवाइड, तो फिर आपको इस तरीके से होता है 8 ए 9 सी 10, इस तरीके से होता है। तो यहां पे इसका ये ऑपरेशन लगाना पड़ता है, यहां पे तो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो इसी को कहते हैं सिंबॉलिक ऑपरेशन। सिंबॉलिक ऑपरेशन तो हो गया ना ये कंप्लीट। देन उसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग का एक चैप्टर होता है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, इसमें आपके डाइस वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक, जहां तक मैंने सिलेबस में देखा तो पेपर एंड कटिंग फोल्डिंग चैप्टर आपको डायरेक्ट गिवन है। अब यहां पे सिलेबस इस प्रकार है, क्योंकि वहां पे कुछ क्लियर नहीं है और लंबा करके लिखा है सिलेबस को, तो आपको मिरर इमेज जो होता है, मिरर इमेज जो होता है वो भी पढ़ के जाना है। आपको वाटर इमेज का एक चैप्टर मिलेगा, वो भी पढ़ के जाना है। लेकिन बिलीव मी, इसमें टफ कुछ भी नहीं है, लेंथ ही है, सिलेबस लेंथ है। मेरे कहने का मतलब है यार बहुत ज्यादा लेंथ है। ठीक है, अगर आपको कोई बोलता है मैं 20 दिन में ये कंप्लीट कराऊंगा, आपको वो गलत बोल रहा है, मिसलीड कर रहा है आपको। ठीक, सिलेबस वाकई में लेंथ है। ये सिलेबस जो आपके पास गिवन है, क्वांटस एंड रीजनिंग का गिवन है, ये एसएससी का लगभग 50% सिलेबस है। एसएससी सीजीएल एग्जाम का लगभग ये 50% सिलेबस है गाइस। तो लेकिन जेके एसएसबी अभी 20 साल तक भी एसएससी लेवल तक नहीं पहुंच जाएगा, वो वहां पे नहीं जा सकता। अब अगर जाएगा भी तो उसके लिए मैं हूं, लेकिन अगर आप मुझसे पढ़ोगे तो। लेकिन ऐसा मैं हरगिज नहीं कहूंगा कि मुझसे ही पढ़ो और सिलेक्शन ले लो, नहीं, आप खुद भी ले सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपकी स्ट्रेटेजी ठीक ठाक होनी चाहिए, आपको मिसगाइड नहीं होना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको डरना नहीं है। ओके, देन उसके बाद कुछ चीजें, कुछ और चैप्टर है, जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग है, क्लॉक एंड कैलेंडर है। ठीक, मिसलिनियस बेस्ड प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिलेंगे बेस्ड ऑन पैटर्न्स, लॉजिक्स, डाटा या स्टेटमेंट्स। ओके, तो इसकी भी सिंपल स्ट्रेटजी रहने वाली है। पहले कंप्लीट करो सिलेबस को, वर्क करो अपनी स्पीड पे, और ज्यादा से ज्यादा पैटर्न्स पे, टाइप्स पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उनको सॉल्व करो। बुक लिस्ट में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो फिलहाल आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप स्ट्रेटजी का आपको क्या रहना चाहिए, आपको अवॉइड करना है कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशंस, कैलकुलेशंस वगैरह, आपको वो चीजें अवॉइड करनी है। लेकिन आपको अपना लॉजिक बनाना है। आप जो खुद से चीज सीखोगे, आप जो लॉजिकली कोई कॉन्सेप्ट सीखोगे ना गाइस, वो आपको जिंदगी भर भूल नहीं जाएगा। ओके,
और उसके अलावा सालों क्या करने आपको, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है क्वेश्चंस की। अच्छा, रीजनिंग के लिए मैं एक ही बुक बताऊंगा, वो एक ही बुक सफिशिएंट रहेगी। अरिहंत की पब्लिकेशन की एक बुक आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है, रेड कलर की बुक है, ठीक है, रेड कलर की बुक है, और उस पे मोटा मोटा रीजनिंग लिखा हुआ होता है, रीजनिंग लिखा हुआ होता है। जब मैंने एसएससी का एग्जाम दिया था, मैंने यही बुक पढ़ी थी, इस पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे, बहुत बार मैंने इसको रिवाइज किया था, तब जाके मेरे रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आ गए थे एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम में। ओके, तो ये था वो सिलेबस जो आपने देखा है, जो कि जेकेएसएसबी ने अपलोड किया था अपनी ऑफिशियल साइट पे, वही है। देखो, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, सिमेंटिक सीरीज, ठीक है। तो इसके लिए मैंने बोला एक ही वर्ड सीरीज आपको पढ़ना है। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, तो क्या है, मैथमेटिकल रीजनिंग है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और ये लॉजिकल रीजनिंग, ये तो एक ही है, ठीक है। देन उसके बाद ये देखो मेंटल रीजनिंग है, ये आपको दिख रहा होगा, मेंटल रीजनिंग है, वर्ड बिल्डिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, सिमेंटिक एनालॉजी, ठीक है, नंबर एनालॉजी। तो ये जो सारा ये एनालॉजी दिख रहा है, तो ये एनालॉजी का ही कंसेप्ट है, ठीक। और उसके बाद आप देखो सिमेंटिक क्लासिफिकेशन है, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, फिगरल क्लासिफिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये वही है, मेंटल रीजनिंग एंड मैथमेटिकल रीजनिंग का मर्जड अप्रोच, ये वाला, ठीक। क्लासिफिकेशन करनी होती है बस, और कुछ नहीं है। उसके बाद सिंबॉलिक ऑपरेशन मैंने आपको अभी बताया कुछ ही टाइम पहले। फिर ट्रेंड, स्पेस ओरिएंटेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, यहाँ पे फिगर्स बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, वेन डायग्राम है, ठीक है, वेन डायग्राम आप वैसे डीआई में भी पढ़ते हो और यहाँ रीजनिंग में भी पढ़ते हो। ड्राइंग इन्फ्रेंसेस है, पंचड होल पैटर्न है, यानी कि पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे आएंगे, सपोज ऐसे, फिर एक और ट्रायंगल होगा इस तरीके से, तो उसका इसका ऐसे एरो होगा, तो वही होता है पैटर्न बेस्ड फिगर बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, ये है फिगरल पैटर्न है। फोल्डिंग एंड कंप्लीशन, ये हुआ पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। ओके, तो इंडेक्स, एड्रेस मैचिंग, डेट एंड सिटी मैचिंग, वही मैंने कहा, डेट एंड टाइम है ना, सिटी मैचिंग है ना, मैचिंग मतलब सिटी मैचिंग, यानी कि टाइम की बात हो रही है, डेट की बात हो रही है। तो मैंने आपको एक ही वर्ड में कहा, क्लॉक एंड कैलेंडर आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर कोड्स, रोल नंबर्स, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स, ये वही है बस। देखो क्या है ये गाइस, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर कोड्स, रोल नंबर्स किन का होता है, स्टूडेंट्स का होता है। सेंटर कोड्स किन का होता है, एग्जामिनेशन रूम्स का होता है। यानी कि कहीं ना कहीं आपको सिटिंग अरेंजमेंट पढ़नी है, पढ़ना है, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ? तो इसलिए आप घबरा रहे थे। और आप मुझे एक बात बताओ, कितने इलॉजिकल बच्चे, मैं आपको नहीं कहता हूं, उन बच्चों को कहता हूं जो दूसरी को मिसलीड करते हैं, ये समझते हैं कि हम प्रिपेयर करेंगे दूसरों को परेशान करके, ठीक है। कितनी ये इलॉजिकल बात है। रीजनिंग का कोई सब्जेक्ट एकेडमिक्स में होता ही नहीं है, तो मैथमेटिक्स वाली कोई एज कहां से हुई बताओ, ठीक है। यहां पे थोड़ी ही ट्रिग्नोमेट्री की कोई फॉर्मूला लगानी है, वेक्टर अलजेब्रा है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, तो उनके पास एज है। भाई आप मुझे एक बात बताओ, सिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पे, सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक है यहाँ पे, इसमें क्या मुश्किल है? आप जिस तरीके से खुद अरेंजमेंट कर सकते हो, वैसे आपका मैथमेटिक्स वाला बच्चा भी कर सकता है, प्रोवाइडेड कि आप चीज़ों को पढ़ो, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, कौन सा मैथ्स यूज हो रहा है इसमें, ठीक है। फिगरल है, फिगरल क्लासिफिकेशन है, नंबर सीरीज है, कौन सा मैथमेटिक्स यूज हो रहा है, ठीक है। तो एज यहाँ पे किसी के पास भी नहीं, सिलेबस बहुत अच्छा है, मैं खुश हूँ इस सिलेबस से। ओके, देन उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को जो मैंने आपको बताया था। देखो गाइस, ये वाली लाइन जो आपको दिख रही है, ये नंबर सिस्टम है, ठीक है। इसके साथ और कुछ थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हो, ये देखो स्क्वायर रूट्स, एलसीएम एचसीएफ भी इसी का पार्ट है। तो ये नंबर सिस्टम एक ऐसा पार्ट है, इसको आप चाहो तो एडवांस में रखो, चाहो तो अर्थमेटिक में रखो, ये दोनों में आता है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है बहुत इजी सिलेबस है ये वाला, ठीक है, अर्थमेटिक है पूरा का पूरा, ठीक। और इसमें बेसिक अलजेब्रा बाहर निकालो, उसको आप लीनियर इक्वेशंस चैप्टर के साथ जोड़ो, और कुछ अगर होगा तो उसके साथ जोड़ो, तो ये बनाता है आपका बेसिक अलजेब्रा, ठीक। और फिर आपको जो ये यहाँ से पार्ट दिख रहा है, यहाँ से जो आपको पार्ट दिख रहा है, ट्रायंगल एंड, देखो मैं क्यों क्रिटिसाइज करता हूँ ऐसे लोगों को जो मिस गाइड करते हैं बच्चों को, बोलते हैं 10th की बुक से आप पढ़ो ज्योमेट्री। अब आप मुझे बता, 10th की ज्योमेट्री पढ़ोगे आप, वहां पे ट्रायंगल पढ़ोगे, लेकिन वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स कहां से पढ़ोगे? आप मुझे दिखाना वहां पे सेंट्रोइड कहां है, सर्कम सेंटर कहां है, इन सेंटर कहां है,
ठीक है, ऑर्थो सेंटर कहाँ है, नहीं है ऐसे सेंटर्स वहां पे। और ये सेंटर्स 50 से भी ज्यादा है मैथमेटिक्स में, 50 से भी ज्यादा ये सेंटर्स है, वेरियस सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल 50 से भी ज्यादा है। लेकिन एसएससी में 4 ही मेन होते हैं हमारे पास। एक होता है इन सेंटर, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, और इस पे बहुत ही इजी क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन जब आप 10th की मैथ्स पढ़ के जाओगे तो पता चला वहां से ऑर्थो सेंटर का क्वेश्चन आ गया, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, देखते ही सालों हो सकता था, लेकिन आपने पढ़ा नहीं था, तो करोगे कैसे बताओ। ठीक है, अब देखो कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, बताओ कहां पे है 10th में। थोड़ा सा सिमिलरिटी का कंसेप्ट है और वहां पे फार्मूला घुसा है, हालांकि विदाउट फार्मूला ये क्वेश्चंस होते हैं। कॉन्ग्रुएंसी पर बेस्ड, सिमिलरिटी पर बेस्ड, कोई फार्मूला लगाना ही नहीं है, सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। देन उसके बाद सर्कल है, क्वाड्स है, टेंजेंट है, ये वाला, यानी कि कहने का मतलब है आप ये मान लो कि यहाँ तक ये जो आपको दिख रहा है, इतना वाला सिलेबस जो आपको दिख रहा है, ये ज्योमेट्री है। और उसके बाद मैं आपको कहना चाहूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इस एनालिसिस में, और उसके बाद यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है, इतना दिख रहा है, ठीक है, दिस इज़ नथिंग, इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, ये यहाँ पे हमारे पास मेंसुरेशन है। क्या है, मेंसुरेशन 2D एंड 3D है। इसमें ये टॉपिक बाहर निकालो, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, तो ये आपका बनाता है पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट बनाता है। अभी भी मुझे याद है एक्सरसाइज मैथमेटिक्स 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.5। तो अगर वो एक्सरसाइज आप पढ़ोगे तो ये हाइट्स एंड डिस्टेंस का टॉपिक आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वही बात है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, एक पेज पे सॉल्यूशन है एनसीईआरटी का, तो कैसे करोगे फिर आप एग्जाम क्वालिफाई। ठीक है, लिखने के लिए आपके पास एक पेज ना वहां पे अवेलेबल होगा और ना ही आपके पास 5 मिनट का टाइम होगा एक क्वेश्चन के लिए। ठीक, तो बात करेंगे फिर हमारे पास है हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बार डायग्राम एंड पाई चार्ट। जो आपको ये देखने को मिल रहा है ना गाइस, ये है DI, डाटा इंटरप्रिटेशन। ओके, और उसके बाद आप देखो यहाँ पे हेमिस्फीयर है, रेक्टेंगुलर, पैरेललोपाइड, रेगुलर, राइट पिरामिड विद ट्रायंगल और स्क्वायर बेस, ट्रिग्नोमेट्री। तो ये जो अगेन है, ये भी मेंसुरेशन 3D का टॉपिक है। फिर आप मुझे बताओ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है, 10th क्लास की बुक से निकलेगा, साइन कॉस टेन है, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताओ डिग्री एंड रेडियन कहां पे है 10th क्लास में, कैसे आप पढ़ोगे वहां से बताओ। आपको पता होगा पाई रेडियन की वैल्यू होती है 180 डिग्री, और वहां पे एंगल आपको होता है इन टर्म्स ऑफ पाई, इन टर्म्स ऑफ रेडियन, इन टर्म्स ऑफ डिग्री होता ही नहीं है। तो आपको कई बार क्वेश्चन होता है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, रेडियन को डिग्री में क्वेश्चन को कन्वर्ट करो। ठीक है, तो कैसे करोगे 10th की बुक से आप। ठीक, तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल तक का पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। तो उसके बाद मेजर से स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज है, तो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज आप 10th की बुक से कर सकते हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा ना सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है दो एंगल्स, उनका सम, टू एंगल्स का सम जो होगा, टू एंगल्स का सम होना चाहिए 90 डिग्री, उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसी तरीके से फिर होता है हमारे पास, क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल, उसमें दो एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो उनको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। लेकिन खैर छोड़ो वो बात, तो ये था एक एनालिसिस। अच्छा, सिलेबस ना उतना ज्यादा है जितना आपको दिख रहा है, जितना आपको बता रहे हैं, एज किसी के पास नहीं है। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। कोई अपने आप को 30 मार्क खान समझ रहा है कि मैं 15 में से 15 फोड़ के आओगा क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं या मैंने एकेडमिक्स में मैथमेटिक्स पढ़ी है, तो वो नहीं करेगा। हाँ, अगर किसी ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये चैप्टर्स पढ़े हैं ना, एसएससी में स्पेशली बताओगा, ठीक है, तो मैं उसको कहूँगा आप पढ़ो भी मत, बस लास्ट के 5 दिन थोड़ा सा पढ़ना, आप 15 में से 15 करोगे, आराम से करोगे, चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, आप आर्टिस्ट से हो, आप साइंस से हो, आप कॉमर्स से हो, कहीं से भी हो। ठीक है, लेकिन आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चैप्टर्स पढ़े हैं, अच्छे से अगर पढ़े हैं, तो बस आपको 5 दिन और पढ़ने की जरूरत है, यानी कि आपको सिर्फ रिवाइज करना है और कुछ नहीं है। ठीक, बाकी कोई खुद को वो बोल रहा है मिसगाइड कर रहा है, तो आई रियली मतलब क्या कहूंगा मैं। ठीक, तो उसके बाद सोर्सेस की अगर मैं बात करूंगा, देखो गाइस, अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो 2-4 बुक्स में आपको यहां पे रिकमेंड करूंगा।
फर्स्ट ऑफ ऑल आप एनसीईआरटी पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे मैं रिकमेंड नहीं करता, आपकी मर्जी है, आप पढ़ो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ो तो कोई मसला भी नहीं है, ठीक, एक बात। लेकिन अगर आप बिगनर्स हो, फ्रेशर हो, बिल्कुल फ्रेशर हो, तो एक बेसिक लेवल की बुक आती है फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव, अभी पेन उठाओ और लिखो इसका नाम, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक बाय अरिहंत पब्लिकेशन, राजेश वर्मा इसका ऑथर है, उसकी ये लिखी हुई बुक है। एंड दिस बुक इज कंपल्सरी इफ यू आर फ्रेशर, ठीक है, कंपलसरी। और फिर प्रैक्टिस भी आप इसी बुक से कर सकते हो। एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज, हर एक चैप्टर के पीछे एक एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2, तो वो आप करोगे, ठीक है, ये होगी एक बात। या अगर आपको ये बुक पहले नहीं पढ़ती है, फिर आपको एक और बुक में यहाँ पे रिकमेंड करूँगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल, इन दो में से एक बुक, ठीक है, ये एक बुक कंपलसरी है, ठीक है। अच्छा, आपको यहाँ पे अप्रोच जो मिलेगी वो फॉर्मूला अप्रोच होंगे, वो लेंथी अप्रोच होंगे, आपको उन अप्रोच से नहीं जाना है, बस मेन क्रक्स आपको समझना है हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का मेन थ्योरी आपको समझनी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व कैसे करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक। उसके बाद अब आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए 2 बुक्स में से एक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। एक बुक आती है राकेश यादव सर की, एक बुक आती है राकेश यादव सर की, एक बुक आती है SSC एग्जाम के लिए, नॉट SSC, बाकी एग्जाम्स के लिए भी होते हैं, सारे एग्जाम्स के लिए जहां पे कॉन्टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड होता है, तो उस पे आपको देखने को मिलेगा 7300 प्लस, ये 7300 प्लस क्या है, क्वेश्चन है, या आपको मिलेगा 9000 प्लस, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। राकेश यादव सर की बुक है, SSC का टीचर है, मैथमेटिक्स पढ़ाता है वहां पे, ठीक है, तो उसकी एक कॉम्पिटिटिव बुक है, तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो, प्रैक्टिस आप यहीं से कर सकते हो। लेकिन मसला अब यही है कि आप इस बुक से फंस जाओगे, क्योंकि ये एक बड़े एग्जाम की बुक है, आप क्या पढ़ोगे क्या छोड़ोगे, आप कैसे डिसाइड करोगे इफ यू आर बिगिनर, इफ यू आर फ्रेशर। बट हाँ, आपको अगर वो सब चीजें पता है और आपको सेल्फ स्टडी करनी है, देन गो फॉर दैट। तो इसी तरीके से आप इसके बदले दूसरी बुक भी ले सकते हो, SSC मैथमेटिक्स बुक बाय किरण पब्लिकेशन, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, वो आप ले सकते हो। अच्छा, दोनों बुक्स का कलर रेड है, ठीक है, दोनों बुक्स राकेश यादव सर की बुक लाओगे तो इसका कॉस्ट अराउंड 800 रुपीज़ के आसपास पड़ेगा, और वहीं पे अगर आप किरण सर की बुक लाओगे तो इसका कॉस्ट लगभग 900 या 1000 के आसपास आपको मिल जाएगी मार्केट में ये बुक। लेकिन J&K में नहीं मिलेगी, शायद आपको ऑर्डर करनी पड़ेगी। लेकिन अब मसला वही है, आप फंस जाओगे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आप वो कैसे देखोगे। अच्छा, कौन से क्वेश्चंस आपको देखने हैं, कौन सी लॉजिक कंसेप्ट से, ट्रिक से आप जाओगे, ठीक है। हालांकि राकेश यादव के सॉल्यूशंस बहुत अच्छे हैं, राकेश यादव सर की बुक में जो सॉल्यूशंस है वो बहुत अच्छे हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है, लेकिन सारे अच्छे नहीं है। कुछ क्वेश्चंस उन्होंने बेसिक से करवाए हैं, लेकिन वहां पे 10-10 मिनट फिर फंस जाओगे आप क्वेश्चन में, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप यूट्यूबर्स को फॉलो कर सकते हो। अब यूट्यूबर्स कौन से, मैथमेटिक्स के बड़े बड़े जबरदस्त टीचर्स अवेलेबल है, लेकिन सेंट्रल एग्जाम्स के। मैं आपको बिल्कुल कहूंगा कि आप कश्मीर में किसी को फॉलो नहीं करना, लेकिन हाँ साइमल्टेनियसली ये बात भी सच है कि कश्मीर में अच्छे अच्छे टीचर्स भी अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन वो उनका नंबर बहुत कम है, और वो अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पर भी पढ़ाते हैं कहीं पे। लेकिन मसला वही है, मैं उस चीज़ में घुसना नहीं चाहता हूँ कि मतलब अगर कोई टीचर जाता है किसी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो उसको ऑनर के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, ठीक है, वो मतलब इंडिपेंडेंटली आपको कंटेंट नहीं दे सकता है, ठीक है। अगर कोई चैप्टर 10 घंटे का होता है तो उसको ऑनर बोलता है आप 2 घंटे में कंप्लीट कराओ, ठीक है, तो उस केस में आपके साथ कहीं ना कहीं इनजस्टिस होता है, ठीक है। तो अब आप सेंट्रल एग्जाम्स के टीचर्स को मतलब हायर कर सकते हो, आप वहां से पढ़ सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पे उनके पेड कोर्सेज की प्राइस ज़्यादा होती है। अब छोड़ो, आपके सिलेक्शन के सामने प्राइस की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अब दूसरी बात यह है कि वहां पे वो आपका मैथमेटिक्स का इतना सिलेबस जो आपको दिख रहा है कम से कम 8 महीने में कंप्लीट करेगी, तो उतना आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। और आपको वहां पे डिसाइड भी नहीं होगा अब हम कौन सी चीज़ छोड़े कौन सी चीज़ पकड़े, यानी कि याद करें, ठीक है, कुछ चीज़ कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ इररिलेवेंट है, ठीक है, वो चीज़ आपको कौन बताएगा, ठीक है। टीचर्स बेशक देयर इज नो डाउट अबाउट दैट कि मतलब वो टीचर्स ज़बरदस्त है, ठीक है, लेकिन आप कहीं ना कहीं दलदल में फंस रहे हो ना,
तो क्या करोगे, ठीक है। बट स्टिल अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको कुछ अपने फेवरेट्स के नाम बताऊंगा, क्योंकि मैंने भी उनसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा सीखा था, ठीक है। मेरे पास उन दिनों टाइम ज़्यादा नहीं था। मैं आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि जब यहाँ पे आर्टिकल टूटा तब मुझे यहाँ से भागना पड़ा। मैं पहले दिल्ली गया, फिर राजस्थान गया, फिर मैंने SSC के लिए तैयारी शुरू करी वहाँ से, ठीक। और जैसे ही लॉकडाउन लगा तो मुझे वापस आना पड़ा, फिर मुझे सेल्फ स्टडी करनी पड़ी। लेकिन उस दौरान मैंने कुछ ज़बरदस्त टीचर्स देखे, ठीक है। वन ऑफ माई फेवरेट इज़ अभिनय शर्मा सर। अभिनय शर्मा सर अनअकैडमी पे पढ़ाता है, ठीक। अभिनय शर्मा अनअकैडमी पे पढ़ाता है। उसके बाद एडवांस, स्पेशली अगर आपको एडवांस पढ़ना है तो उसके लिए आपको पवन राव मैं सजेस्ट करूँगा। पवन राव पढ़ाता है, ठीक है। गगन प्रताप सर एक होते हैं, वो भी पढ़ाते हैं, ठीक। और इसी तरीके से और भी बहुत सारे टीचर्स हैं। अविदेश दीक्षित है, बहुत अच्छा टीचर है अविदेश दीक्षित सर, अविदेश दीक्षित। और उसके अलावा एक टीचर है हमारे पास रेमो सर। ये रेमो सर, ये मुझे बहुत पसंद आ गए, ये रेमो सर। इसका अप्रोच बिल्कुल मेरी तरह से है। 90% क्वेश्चन ऑप्शन से ये बनाओ, फार्मूला वार्मूला को साइड में रखो, ठीक। रेमो सर। लेकिन अब मसला वही है, आप बिगनर्स हो और यहाँ पे कश्मीरी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज की, इनको हिंदी समझ में नहीं आती है। जो मेरे प्यारे अभिनय शर्मा सर हैं प्योरली हिंदी भाषा यूज़ करते हैं और आप फंस जाओगे वहाँ पे, ठीक है। और ये डीप लेवल तक का ले जाए। अच्छा, गगन प्रताप आपको समंदर में डुबा देगा तो आप वहां से निकल नहीं पाओगे बाद में, ठीक है। हालांकि ये बेसिक से पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये आपकी ऑन कॉल है। अगर आपको पता है कि आपको क्या पढ़ना है, एग्जैक्टली आपको क्या करना है, कैसे आपको टारगेट हिट करना है, तो आप यहां से पढ़ सकते हो, आप यहां से पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है और आप एग्जाम में बहुत अच्छा करके आ जाओगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और ये मेरी डिटेल्स है। मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ठीक। ये मेरा व्हाट्सएप टेलीग्राम नंबर है, यहाँ पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, लेकिन कॉल प्लीज़ नहीं करना मुझे, मैं बहुत परेशान हूँ इन दिनों से। तो फिलहाल 4-5 दिन के लिए मुझे कॉल नहीं करना है इस नंबर पे, आप टेक्स्ट कर सकते हो, मैं आपको बहुत जल्दी रिप्लाई दूंगा, ठीक। तो बाकी आपको मेरे अलावा मेरे बारे में और कुछ जानना है तो आप क्या कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जाओ। मैंने वहाँ पे कुछ चैप्टर्स पढ़ाए हैं, जैसे कि परसेंटेज पढ़ाया है, रेशो प्रपोर्शन पढ़ाया है, ठीक है। और उसके अलावा भी कुछ चैप्टर्स मैंने वहाँ पे पढ़ाए हैं। लेकिन आप ये 2 चैप्टर्स पढ़ो, आप मुझे वहाँ पे जज करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। आप 2 चैप्टर्स अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, फिर मुझे आप बताओ एक क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व नहीं हुआ, एक क्वेश्चन मुझे दिखाओ जेके एसएसबी का जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है। हाँ, एसएससी सीजीएल मेंस का कोई क्वेश्चन हो सकता है, वो मैंने जानबूझ के नहीं पढ़ाया वहां पे, ठीक है। लेकिन एसएससी के 90% 95% क्वेश्चंस भी आप आराम से कर लोगे, चाहे वो प्री के होंगे चाहे मेंस के होंगे, ठीक। तो ये 2 चैप्टर्स पढ़ के जाओ, ठीक है। बाकी भरोसा करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो कोई मसला नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपकी जॉब, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, ठीक है। मैं आज पढ़ा रहा हूं, कल नहीं पढ़ाता होगा, आई बात समझ। तो बाकी ये मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। तो बस ये था, मैंने आज टाइम निकाला, बहुत लंबा वीडियो खींच गया। तो इन चीज़ों को आप अगर दिमाग में रख के चलते हो तो कितना वेटेज है, कितना वेटेज है हमारे सिलेबस का। वेटेज है, देखो, रीजनिंग में है 20 मार्क्स एंड क्वांट्स में कितने हैं 15 नंबर। यहाँ पे 15 के 15 ला सकते हो आप, यहाँ पे कम से कम 17 नंबर, ठीक है। तो आप 35 मार्क्स में से कम 32 मार्क्स सिक्योर है। 32 भी छोड़ो, 30 भी अगर आप लाते हो तो आपकी जॉब सिक्योर हो गई, ठीक। तो ये आप 30 ला सकते हो अगर मुझसे पढ़ते हो तो। लेकिन क्या मैं पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा मैं अभी नहीं कहता हूँ। 2 दिन मुझे छोड़ दो, अभी 2 दिन में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और आप में से कितने बच्चे इंटरेस्टेड है मेरा कोर्स, जो कि मैं पेड कोर्स शायद लॉन्च करने जा रहा हूं, उसमें इंटरेस्टेड अगर हो तो मुझे बता देना, मैं उसी अकॉर्डिंग देख लूँगा कि मैं क्या करता हूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।